हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी को एडवांस ट्यूटोरियल क्लास में। मैं गुंजन कुमार आप सभी के लिए एक बार फिर से 11th क्लास का मैथ सब्जेक्ट का बहुत ही अच्छा कंसेप्ट के साथ उपस्थित हूं और मैं आशा करता हूं कि आपको यह कंसेप्ट बहुत ही आसानी तरीक़ा से समझ में आने वाला है। आज का जो टॉपिक है, आज का जो आपका टॉपिक होने वाला है वह है 11th क्लास का सबसे पहला जो चैप्टर है सेट, वो होने वाला है। ठीक है, तो आज इस चैप्टर में हम लोग जानेंगे कि आखिरकार सेट्स होता क्या है, सेट्स का इंट्रोडक्शन, ठीक है, और सेट्स की हमको आवश्यकता कैसे हुई और सेट्स का जन्म कैसे हुआ, सेट्स को उत्पत्ति यानी सेट्स की आवश्यकता हम लोगों को कैसे हुई और इसको मैथ में कैसे यूज किया जाता है, मैथ में इसका क्या योगदान है, इसका क्या महत्व है, इसके बारे में पढ़ेंगे। और इस पे आधारित जितने भी समझ है, जितने भी प्रश्न हैं, जितने भी प्रकार हैं, उन सभी का आज जिक्र करेंगे। और इस पर जो सेट्स का जो भी कंसेप्ट होगा, सेट से आधारित जो भी क्वेश्चन होगा, उसको आज हम इस वीडियो के माध्यम से आज कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो जितने भी मेरे प्यारे विद्यार्थी हैं, ज़रा ध्यान से इसको समझने की कोशिश करेंगे, ध्यान से यानी कंसेप्ट के साथ इसको समझेंगे तो काफ़ी ये हेल्पफुल साबित होगा। तो देखिए, सबसे पहले जो सेट्स है ना, सेट्स ये समुच्चय शब्द, ठीक है, इसका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, इसको समझने की बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो यह जो सिद्धांत जो दिया था, एक यहाँ पर देख रहे हैं, सेट्स जो है, सेट्स थ्योरी यानी समुच्चय सिद्धांत का जो विकास हुआ था वो जर्मन गणितज्ञ, कौन सा गणितज्ञ है ये जर्मनी के गणितज्ञ हैं जॉर्ज कैंटर। कौन सा है? जॉर्ज कैंटर, जिनका जन्म हुआ था 1845 ईस्वी में और मृत्यु 1918 ईस्वी में हुआ था। ये जॉर्ज जो कैंटर है, इनके द्वारा यह समुच्चय सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था। ठीक है, और यह प्रतिपादन कैसे हुआ उनके द्वारा, ज़रा उसको भी समझ लेते हैं। तो जॉर्ज कैंटर जो थे, जब वो त्रिकोणमितीय श्रेणी यानी ट्रिगोनोमेट्री जो सीरीज का जो प्रश्न होता है, उसको जब वो सरल कर रहे थे, सिंप्लीफाई कर रहे थे, तो उसी समय उनको पहली बार क्या हुआ, समुच्चय यानी सेट से उनका परिचय हो गया था, यानी उनकी नज़र क्या हो गया, समुच्चय पर पड़ा और उन्हीं के प्रयासों के फलस्वरूप क्या हो गया, सेट थ्योरी का विकास हो गया। ठीक है, तो इनका कुछ ऐसा जो कहानी है ये हम आपको समझाएं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर पूछता है क्वेश्चन कि सेट थ्योरी का जन्मदाता कौन है, सेट थ्योरी यानी समुच्चय सिद्धांत का प्रतिपादक कौन है, तो आप आसानी तरीक़ा से जवाब दे सकते हैं कि सेट थ्योरी का जन्मदाता कौन हुए, तो जॉर्ज कैंटर हुए। और जॉर्ज कैंटर जो थे, वो सेट थ्योरी को मतलब ये कैसे सिद्धांत का प्रतिपादन कर दिया, तो उनका एक संयोग था क्या कि वो त्रिकोणमितीय जो श्रेणी था, उसके प्रश्न को जब हल कर रहे थे तो उसका नज़र जो था वो पहली बार किस पर पड़ गया था, समुच्चय पर पड़ गया था। ठीक है, तो इतना हो गया, आप इसको आसानी तरीक़े से समझ सकते हैं। अब देखिए, एक बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ पर क्या है, जैसा कि आप जानते हैं कि किसी भी चीज़ की जब हमारे सामने जब कोई भी समस्या आता है ना, तब उस चीज़ को यानी उस फेस को उस चीज़ को यानी उस डिफ़िकल्टीज़ को ख़त्म करने के लिए, उसको फेस करने के लिए हमें कोई नया चीज़ की आवश्यकता यानी आविष्कार करनी पड़ती है। तो अब यहाँ पर देखिए, इसकी आवश्यकता कैसे पड़ी, इसके बारे में हम आपको बताना चाहते हैं। तो समुच्चय जो था यानी सेट्स की आवश्यकता गणित की सभी शाखाओं में होता है, ये बात आप सभी जानते हैं। अब यह गणित की सभी शाखाओं में होता है, ये कैसे होता है, इसके बारे में थोड़ा हम जानेंगे। ऐसे आप समझ सकते हैं कि जो समुच्चय की जो आवश्यकता है ना, हम लोग आजकल व्यावहारिक रूप से भी करते हैं, यानी व्यावहारिक तौर पर करते हैं और फिर गणित के तौर पर भी करते हैं। तो आइए देखते हैं कि आखिरकार ये आवश्यकता जो हुआ ये कैसे हुआ। तो रिलेशन एंड फंक्शन को डिफाइन करने के लिए भी हमको क्या करना पड़ता है, सबसे पहली बात है क्या कि अगर किसी का रिलेशन हो या फंक्शन हो, उसको डिफाइन करने के लिए ये सेट की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, ज्योमेट्री हुआ,
या सीरीज हो गया, ठीक है, ज्योमेट्री, सीरीज, प्रोबेबिलिटी, इन सभी चीज़ों में, इन सभी जो सेक्टर है, इन सभी में क्या होता है, समुच्चय का ज्ञान का होना, समुच्चय के ज्ञान का होना क्या है, बहुत ही आवश्यक है। तो यहाँ पर हमने क्या बताया कि रिलेशन और फंक्शन को भी डिफाइन करने में सेट का प्रयोग होता है। ज्योमेट्री, सीरीज यानी श्रेणी, प्रोबेबिलिटी यानी प्रायिकता, इन सभी को यानी ज्ञात करने के लिए समुच्चय की बहुत ही आवश्यकता पड़ती है। तो चलिए इनकी आवश्यकता क्यों पड़ी है ज़रा हम बारी बारी से देखते हैं, और सबसे पहले हम सेट्स को समझने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार ये पहले हम इसको क्या समझते थे, कैसे ये सेट्स की समझ विकसित हुई, और गणित के क्षेत्र में हम कैसे इसको समझते हैं, इसका प्रयोग होता है, इसका उपयोग होता है, इसके बारे में समझेंगे। तो चलो जितने भी छात्र हैं ज़रा ध्यान से इसको समझने की कोशिश करेंगे, और हम आशा करते हैं कि इसको अच्छी तरह से आप समझते हैं तो इसका जो भी प्रॉब्लम होगा वो आसानी तरीक़ा से इसको हल कर सकते हैं, ठीक है। तो देखते हैं, तो चलिए देखते हैं। अब यहाँ पर हमने क्या बताया कि सेट्स की समझ हम कैसे विकसित करेंगे। अब देखिए इसको हम दो ग्रुप में बांटे हैं सेट्स की समझ को। सबसे पहला ग्रुप क्या है, तो इसको हम दो भागों में बांटकर हमने समझाने की कोशिश किया कि आखिरकार सेट्स की हम समझ कैसे विकसित कर सकते हैं। तो देखिए व्यावहारिक समझ को हम एक साइड रखे हैं, यानी व्यावहारिक तौर पर हम इसको समझ सकते हैं, बिहेवियरल अंडरस्टैंडिंग के तौर पर हम इसको समझ सकते हैं, सेट की आवश्यकता पड़ी। और गणितीय समझ, इसका गणित के क्षेत्र में हम इसको समझेंगे, मैथमेटिकल अंडरस्टैंडिंग, यानी सेट्स की मैथमेटिकल अंडरस्टैंडिंग क्या है और व्यवहारिक अंडरस्टैंडिंग क्या है। तो देखिए दैनिक जीवन में हम जानते हैं कि अपने काम को आसान करने के लिए हम जितने भी वर्क करते हैं, काम करते हैं, उसको आसान करने के लिए या भिन्न भिन्न वस्तुओं को क्या करते हैं, हम भिन्न भिन्न वस्तुओं को उसके आकार, गुण, प्रकार यानी उपयोग के आधार पर हम क्या करते हैं, उसका समूह बनाते हैं। क्यों समूह बनाते हैं? ताकि वह जितने भी वस्तु है वो एक दूसरे में मिल ना जाए, या एक व्यक्ति का, एक वस्तु का गुण दूसरे वस्तु में कहीं वो मिल ना जाए, या हमको कोई ऐसा उलझन पैदा ना हो, ताकि हम उस वस्तु को आसानी तरीक़ा से डिफ़ाइन कर पाएँ। इसलिए हम क्या करते हैं, उनके गुणों के अनुसार, उनके आकारों के अनुसार हम अलग एक समूह बनाते हैं, एक कलेक्शन करते हैं, और उसका क्या करते हैं, हम मोटा मोटी तौर पर कहते हैं क्या, कि उसका हम एक सेट तैयार कर देते हैं, ताकि सिर्फ उसके नाम मात्र से हम क्या करते हैं, उसका हम समझ विकसित करते हैं। अब देखिए क्या है, इसका कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल हम लिए हैं कि हम कोई भी किराना के दुकान में अगर हम बात करें, तो देखिए वो क्या करता है, हर प्रकार के आइटम्स को क्या करता है, वो अलग अलग ग्रुप में रखता है, अलग अलग ग्रुप में कलेक्शन करके रखता है, ताकि वह कोई यानी उसको खोजने में उसको आसानी महसूस हो। जैसे साबुन का एक अलग बॉक्स होता है, सेट होता है, तेल जो रखता है जितने भी, वो उसका अलग एक सेट बनाता है, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं कि जितने भी किराना दुकान में आप जाते हैं तो साबुन का एक अलग आपको सेट देखने को मिलेगा। वो बॉक्स में से साबुन आप मांगने जाइएगा तो वो क्या करेगा कि साबुन के बॉक्स में से जो भी साबुन उसको लेना है वो सेट बनाया रहता है, वो जल्दी से यानी फटाक से निकाल के दे देता है, ठीक है। और तेल का हो, चावल का हो, दाल का, यानी ये हम लोग क्या करते हैं, व्यवहारिक तरीक़ा से हम इसका यूज करते हैं, ठीक है। सेट्स का हम यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं और समझते भी हैं, ताकि उसको क्या हो, कोई भी किसी प्रकार का परेशानी नहीं हो। लेकिन इसके जस्ट यहाँ पर इसी का सिमिलर क्या है, हम लोग आजकल क्या करते हैं, मैथ्स की दुनिया में मैथमेटिकल अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम गणितीय समझ को बढ़ाते हैं और सेट्स को हम अच्छी तरह से समझते हैं। तो देखिए ज़रा यहाँ पर आखिरकार है क्या। तो देखिए गणित में भी हम सेट की आवश्यकता बहुत ही अधिक कर सकते हैं या करते हैं। जैसे हम प्राकृत संख्या का एक समूह बनाते हैं, ठीक है। प्राकृत संख्या में सिर्फ प्राकृत संख्या होता है, पूर्ण संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, परिमेय संख्या, भाज्य संख्या, इन सभी जितने भी प्रकार के संख्या होता है, इन सभी का हम क्या करते हैं, एक सेट तैयार करते हैं। चाहे अंग्रेजी का वर्णमाला हो, ठीक है, कोई भी लेटर्स हो, ठीक है, कोई भी घटना हो, उन सभी को क्या करते हैं, हम एक सीरीज़ या सेट बनाकर हम उसको पढ़ते हैं। तो यहाँ पर इन सभी को क्या करते हैं, ये सेट बनाने की कोशिश करते हैं, समझते हैं गणितीय। तो यहाँ पर जितने भी
ये समझ हम बताएं, इसको दो ग्रुप में हम बांटकर बताए हैं। दो ग्रुप, एक व्यवहारिक ग्रुप और एक गणितीय ग्रुप में, यानी व्यवहारिक समझ और गणितीय समझ को हम विकसित किए हैं। चलिए इससे रिलेटेड और कुछ बात को हम समझते हैं। अब यहाँ पर देख सकते हैं हमने इससे पहले क्या समझा दिए, तो सेट्स की समझ समझा दिए। अब यहाँ पर सबसे बहुत इम्पोर्टेंट बात क्या है कि आखिरकार सेट्स की परिभाषा क्या हो सकती है, सेट्स होता क्या है। ठीक है, तो देखिए छात्रों, सेट्स की समझ को अच्छा तरीक़ा से कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए हम इसका डेफिनीशन आपके सामने रखते हैं। डेफिनीशन क्या है इसका, कहता क्या है, अ सेट इज़ अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। कहने का मतलब क्या है कि सेट जो होता है ना, कोई भी ऑब्जेक्ट का यानी डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट का, यानी एक खास प्रकार के ऑब्जेक्ट का क्या होता है, कलेक्शन होता है। और कलेक्शन में भी कैसा होना चाहिए, तो वेल डिफाइन होना चाहिए। वेल डिफाइन कहने का क्या मतलब होता है, ज़रा उसको हम समझते हैं। अब देखिए, वेल डिफाइन कहने का मतलब, अगर हम कोई भी बात को हम उठाते हैं, कोई भी मुद्दे की अगर हम बात करते हैं, किसी भी चीज़ के बारे में बात करते हैं, तो वह दुनिया के हर व्यक्ति उसके बारे में परिचित होना चाहिए, मतलब समझ उसके बारे में होना चाहिए कि ये जो बात हो रहा है वो वास्तव में वो सही बात है, इसको सब कोई जानता है और सब कोई यानी ऐसा होता है। तो वेल डिफाइन का मतलब क्या होता है, वी मीन दैट, यानी इसका मतलब हम लोग यह निकाल सकते हैं, फ्रॉम ओनली ऑब्जेक्ट गिवन वी कैन फाइंड वेदर इट इज़ एन एलिमेंट और द सेट और नॉट। यानी वह एलिमेंट है या नहीं, हम लोग उसके बारे में अच्छा तरह से जानते हैं या नहीं, इसके बारे में हम क्या करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर दो वर्ड जानना बहुत ज़रूरी है कि कलेक्शन है और वेल डिफाइंड है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं वेल डिफाइंड का मतलब, जो अगर हम बात करते हैं कि एक सेट है नेचुरल नंबर का, तो नेचुरल नंबर से सभी कोई परिचित है कि हाँ, नेचुरल नंबर जो होता है 1 2 3 4 5 6 7 2 मतलब इनफाइनाइट होता है। तो नेचुरल नंबर के बारे में तो सब कोई जानता है। तो यहाँ पर कह सकता है कि नहीं, नेचुरल नंबर क्या है, एक सेट है। कलेक्शन है तो सभी कलेक्शन, देखिए सभी कलेक्शन जो होता है वो सेट नहीं हो सकता है, लेकिन जितने भी सेट होगा ना वह कलेक्शन हो सकता है, कलेक्शन हो सकता है। तो इसको समझने की बहुत ही आवश्यक है। बच्चा यह नहीं समझता है कि आखिरकार वेल डिफाइन होता क्या है। तो वेल डिफाइन आप समझ सकते हैं अच्छी तरह से, वेल डिफाइन क्या होता है तो समझ गए होंगे। अब देखिए, इसको और अच्छा तरह से समझने के लिए जब हम क्वेश्चन इस पर बनाएंगे तो इसको अच्छी तरह से समझेंगे कि आखिरकार वेल डिफाइंड है क्या, वेल डिफाइंड कौन है और वेल डिफाइंड कौन नहीं है। तो अब देखिए यहाँ पर कहता क्या है कि सेट्स आर यूजुअली डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर ABC। देखिए सेट्स को हम क्या करते हैं, कोई भी कैपिटल लेटर से हम ABCD हम लिख सकते हैं सेट्स को। ठीक है, और उसके सेट्स के जो मेंबर होता है ना, द मेंबर ऑफ अ सेट इज कॉल्ड इट्स एलिमेंट। और उस सेट्स का जितने भी मेंबर होता है ना, उसको हम क्या कहते हैं, एलिमेंट कहते हैं। तो इतना समझ गए होंगे। अब देखिए, उस सेट्स में अगर एलिमेंट होगा तो उसको क्या कहेंगे, हम बिलोंग्स टू से इंडिकेट करेंगे। मान लेते हैं कि ए ये अपसाइलन का साइन है, ए अपसाइलन ए, स्मॉल ए अपसाइलन ए का मतलब क्या होता है कि ए जो एलिमेंट है वह ए सेट में बिलोंग करता है। ठीक है, इसको क्या पढ़ेंगे, ए बिलोंग्स टू सेट ए। और दूसरा क्या है, ए डज नॉट बिलोंग्स टू सेट ए। अब इस चीज़ को आप समझ गए होंगे। कहने का मतलब, मान लेते हैं यहाँ पर ए एक सेट है, मान लेते हैं कि ए है, बी है, सी है। ठीक है, कहता क्या है कि ए बिलोंग्स करता है ए में, तो जी बिल्कुल करता है, क्योंकि ए जो है एलिमेंट एक सेट का एलिमेंट है। तो यहाँ पर आप इसको आसानी तरीक़ा से समझ सकते हैं। कहेगा कि क्या बी सेट ए में है, तो बिल्कुल है। क्या सी सेट ए में है, तो बिल्कुल है। तो ये जो एलिमेंट होता है ना, एलिमेंट यानी ये मेंबर को ही हम यहाँ पर एलिमेंट के रूप में कहते हैं। द मेंबर ऑफ अ सेट इज कॉल्ड इट्स एलिमेंट। ठीक है, तो आशा करते हैं ये आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए, हम कुछ एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या है
एग्जाम्पल इसको समझना है तो एग्जाम्पल हम समझाते हैं इसमें क्या क्या एग्जाम्पल आ सकता है, इसकी आखिरकार सेट कौन होगा और कौन नहीं होगा। उसके बाद हम सेट्स को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे वो समझाएंगे और सेट्स के कितने प्रकार हैं वो भी समझाएंगे। ठीक है, तो इस पर जो एग्जाम्पल होगा ना इसको पहचाना कैसे जाएगा, पहचान पर आधारित प्रश्न हम आपको अभी हम लेकर चलते हैं। क्या इस पर क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकता है, सेट होगा या नहीं होगा, उसको हम समझाने की कोशिश करते हैं। तो देखिए क्या है, अब यहाँ पर देख सकते हैं कुछ क्वेश्चन आपके हम सामने रखते हैं और आपको बताना है कि सेट्स होगा या नहीं होगा। तो देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, यह क्वेश्चन आपको पूछ सकता है। तो देखिए क्या क्वेश्चन है। सबसे पहले कहता है क्या आपको डिटरमाइन करना है, क्या आइडेंटिफाई करना है कि यह जो कलेक्शन है वो सेट होगा कि नहीं। तो आपको हम सबसे पहले बता दिए हैं कि सेट कब होगा, जब उसको हम सभी कोई भली भांति जानते हो, कोई भी कंट्राडिक्शन नहीं हो, कोई भी विरोधाभास नहीं हो, जितने भी व्यक्ति है उसके मन में बस एक ही सवाल होना चाहिए और सभी का जो थिंकिंग होना चाहिए वो सेम होना चाहिए, तब जाके हम इसको मतलब अच्छा तरीक़ा से हम कह सकते हैं कि सेट होगा या नहीं होगा। अब देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन क्या कहता है, पहला क्वेश्चन कहता है द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 50। अब हम भी जानते हैं, आप भी जानते हो कि क्या है, नेचुरल नंबर का कलेक्शन बता रहा है और नेचुरल नंबर हम जानते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 टू इनफाइनाइट होता है। और यहाँ कहता क्या है कि लेस देन 50, तो हम आसानी तरीक़ा से इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि हाँ 1 से लेकर और 49 तक को प्राकृत संख्या के बारे में कह रहा है। ये आप भी बता सकते हैं, कोई अदर स्टूडेंट से भी पूछिएगा तो इसको बोल सकता है क्या कि आप बताइए कि कलेक्शन है ऑल नेचुरल नंबर का और वह लेस देन 15 है, क्या यह सेट है। तो जी बिल्कुल है, हम इसको लिख सकते हैं, इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो यह एक सेट होगा। तो क्या हो जाएगा मेरा आंसर, या इज़ अ सेट। अब सेट क्यों होगा, क्योंकि इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कोई भी विरोधाभास नहीं है। हम किसी भी स्टूडेंट से पूछेंगे तो उसका वही जवाब होगा 1 से लेकर 49 तक। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है ज़रा देखें, द कलेक्शन ऑफ गुड हॉकी प्लेयर्स। अब देखिए कलेक्शन होना चाहिए गुड हॉकी प्लेयर्स का। अब जितने भी गुड हॉकी प्लेयर्स है उसका कलेक्शन क्या ये उचित होगा। हम अगर मान लेते हैं गुड हॉकी प्लेयर के नाम अगर हमसे पूछा जाएगा तो हम इंडियन का जो भी गुड हॉकी प्लेयर होगा वो जवाब दे देंगे। कोई अदर स्टूडेंट से अगर पूछा जाएगा तो ऑस्ट्रेलिया के जो हॉकी प्लेयर होगा उसका नाम बताएगा, कोई न्यूजीलैंड का बताएगा, कोई इंग्लैंड का बताएगा। तो ऐसे में क्या होगा, सबके मन में क्या होगा, एक विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है कि किसी का मन का जो बात है वो सेम नहीं हो रहा है। तो जब सेम नहीं होगा तो भाई ये कलेक्शन तो है लेकिन सेट नहीं होगा। कलेक्शन है लेकिन सेट क्या होगा, नहीं होगा। मन की बात मिलनी चाहिए, इसलिए ये क्या होगा, सेट नहीं होगा। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है। तीसरा नंबर क्या है क्वेश्चन, द कलेक्शन ऑफ ऑल गर्ल्स इन अ क्लास। बिल्कुल सही है। देखिए अपने क्लास में, एक क्लास में जितने भी गर्ल्स हैं वो क्या कलेक्शन में है, तो बिल्कुल है। आपके वर्ग में लड़की जैसे ही बोला जाएगा तो आप काउंट करके बता सकते हैं कि लड़की की संख्या कितनी है या लड़की कौन कौन सी है, उसको आप डिफाइन कर सकते हैं, बता सकते हैं। आप भी खड़े होकर बता सकते हैं। कोई अदर स्टूडेंट से भी पूछेगा कि आपको आपके वर्ग में लड़की का कलेक्शन है, क्या वह सेट होगा, तो जी बिल्कुल होगा। आप भी उतना ही काउंट करके बताइएगा और दूसरा विद्यार्थी भी उतना ही काउंट करके बताएगा, तो यह भी क्या होगा, एक कलेक्शन के रूप में होगा। तो इसको भी हम सेट मानेंगे, ये सेट होगा। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, द कलेक्शन ऑफ ऑल द मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। अब देखिए द मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया, इंडिया के जितने भी सबसे ज़्यादा टैलेंटेड राइटर है ना, सबसे ज़्यादा कह रहा है, द मोस्ट लगा दिया है। इसका मतलब द मोस्ट का मतलब क्या हो, कुछ गिने चुने होंगे। द मोस्ट का मतलब क्या, कुछ गिने चुने होंगे, तो वहाँ पर ये क्या हो जाएगा, सेट्स हो जाएगा। ठीक है, कुछ गिने चुने की बात यहाँ पर होगा, द मोस्ट लगा दिया है इसलिए द मोस्ट यहाँ पर गिने चुने होंगे। ठीक है, तो ये सेट के अंतर्गत आएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन 5 नंबर क्या कहता है, द कलेक्शन ऑफ डिफ़िकल्ट टॉपिक इन मैथमेटिक्स। अब देखिए भाई
डिफ़िकल्ट टॉपिक हमसे पूछा जाएगा डिफ़िकल्ट टॉपिक, तो हम बताएंगे क्या, हम क्या कोई स्टूडेंट बताएगा कि डिफ़िकल्ट टॉपिक हमको लग रहा है सेट्स थ्योरी, और कोई स्टूडेंट बताएगा अगर तो ये तो बहुत ही इजी कंसेप्ट है, इसका तो आसानी तरीक़ा से हल कर सकते हैं। यानी जितने भी स्टूडेंट से आप मतलब ये बात को इकट्ठा कीजिएगा, कलेक्ट कीजिएगा कि इसको हम कैसे इसको हम डिफाइन कर सकते हैं, तो सबका मन की बात जो होगा क्या होगा, अलग अलग होगा। इसलिए सेट क्या होगा, सेट में नहीं होगा, क्योंकि किसी का टॉपिक इजी, किसी का टॉपिक हार्ड डिफ़िकल्ट होगा, सबका सेम जवाब नहीं होगा। इसलिए यह क्वेश्चन क्या होगा, ये सेट्स नहीं होगा। ठीक है, तो हम आशा करते हैं कि ये आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, द कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ्स ऑफ अ ईयर बिगिनिंग विथ द लेटर जे। बिल्कुल सही, हम जानते हैं कि जितने भी मंथ्स होता है जनवरी टू लेकर और दिसंबर तक, उसमें जे लेटर वाले जो भी मंथ्स है उसको तो हम कलेक्ट कर सकते हैं। जैसे जनवरी हुआ, जून हो गया, जुलाई हो गया, जनवरी हो गया, जून हो गया, ठीक है, और जुलाई हो गया। ये सब चीज़ को तो हम क्या कर सकते हैं, हम आसानी तरीक़ा से डिफाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका आंसर, यहाँ पर कलेक्शन बन रहा है इसका, कलेक्शन बन रहा है इसका। तो जब कलेक्शन बन रहा है तो क्या होगा, ये सेट होगा। तो आपका ये आंसर क्या होगा, सेट्स होगा। 7 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं क्या है, द कलेक्शन ऑफ नोवेल्स रिटन बाय मुंशी प्रेमचंद। जी बिल्कुल, एक राइटर का जो भी नोवेल्स है उसका तो एक संग्रह होता है भाई, एक कलेक्शन होता है। कोई पूछेगा कि मुंशी प्रेमचंद्र की नोवेल का नाम बताइए, कितने नोवेल लिखा है, तो उसका एक डेटा तैयार करके रखा हुआ है, उसका कलेक्शन है। तो इसलिए क्या होगा, क्या होगा इसका, ये सेट्स के अंतर्गत हम इसको रखेंगे, ये सेट्स होगा। अब देखिए 8 नंबर क्या क्वेश्चन कहता है, द कलेक्शन ऑफ ऑल क्वेश्चन इन दिस चैप्टर। बिल्कुल, किस चैप्टर की बात कर रहा है, मान लेते हैं हम सेट थ्योरी की बात कर रहे हैं, तो अब जितने भी यहाँ पर हम क्वेश्चन उठाए हुए हैं इतना ही क्वेश्चन की बात करेगा ना। अगर आप एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चन देख रहे हैं कोई भी बुक का, तो वो क्वेश्चन अगर आप देख रहे हैं तो 5 क्वेश्चन मान लेते हैं उसमें है। कोई दूसरा व्यक्ति से भी दिखवाइएगा तो 5 भी क्वेश्चन होगा, कोई तीसरा व्यक्ति से दिखवाइएगा तभी 5 क्वेश्चन दिखाई देगा। यानी क्वेश्चन तो सेम होगा ना, बदलेगा नहीं ना। इसलिए यह सेट यानी उसका कलेक्शन है, उसका कलेक्शन एकदम डिफाइंड है, सभी कोई का जवाब उसका सेम ही होगा। इसलिए यह भी क्या होगा, सेट्स में होगा। ठीक है, तो दोस्तों ये क्वेश्चन जो है आपको समझ में आना चाहिए। अगर आपको अच्छा से समझ में आता है, कंसेप्ट क्लियर हो रहा है, तो इस वीडियो को क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है। तो ये कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हो गया है, ठीक है, इसकी वजह से हम यहाँ पर पेन और पेपर पे बना रहे हैं। ठीक है, अगले वीडियो से हम फिर से वही ऑन बोर्ड होंगे, जिसमें बहुत ही अच्छा तरीक़ा से, बहुत ही अच्छे कंसेप्ट के साथ आप लोगों को समझाएंगे। ठीक है, फिलहाल इस वीडियो में आपको पेन और पेपर पर ही देखने को मिलेगा। ठीक है, अगर यह भी वीडियो आपको अच्छा लगता है पेन और पेपर पर, तो मैं इस पर भी बनाऊंगा और ऑन बोर्ड भी बनाऊंगा। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। 9 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, अ कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल ऑफ द वर्ल्ड। अब देखिए मोस्ट डेंजरस एनिमल कहता है, अब आपके हिसाब से मोस्ट डेंजरस एनिमल कौन हो सकता है, तो कुछ आप कोई और नाम बताइएगा, दूसरा व्यक्ति कोई और नाम बताएगा, तीसरा व्यक्ति कोई और नाम बताएगा। यानी सभी व्यक्तियों के मन में क्या होगा, अलग अलग जवाब आएगा। इसका कोई कलेक्शन नहीं है, इसका कोई कलेक्शन नहीं है, इसीलिए कलेक्शन इसका नहीं है तो सेट नहीं होगा। जब कलेक्शन इसका नहीं है तो सेट नहीं होगा। कोई बताएगा अरे कुत्ता भी तो काट लेता है, कुत्ता भी तो काट लेता है, तो कुत्ता भी तो मोस्ट डेंजरस है। अब कोई बोलेगा अरे कुत्ता क्या होता है, कुत्ता तो पालतू होता है, वो तो हमको बहुत प्यारा लगता है, सबसे अच्छा वफादार जानवर है। तो यहाँ पर विरोधाभास उत्पन्न हो गया ना, इसलिए यहाँ पर कलेक्शन नहीं कर सकते, इसलिए क्वेश्चन क्या होगा, सेट में नहीं आएगा, ये सेट नहीं होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 10 नंबर कहता है द कलेक्शन ऑफ ऑल द डिफ़िकल्ट चैप्टर इन दिस बुक। देखिए डिफ़िकल्ट ही एक वैग्यू वर्ड है, अस्पष्ट है। भाई कितना डिफ़िकल्ट है, मेरे लिए तो ये चैप्टर डिफ़िकल्ट नहीं है, आपके लिए डिफ़िकल्ट हो सकता है, कोई दूसरे व्यक्ति के लिए डिफ़िकल्ट नहीं है, कोई तीसरे व्यक्ति के लिए डिफ़िकल्ट होगा। तो यहाँ भी ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो सकता है, सेट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसमें सभी का मत बराबर नहीं हो सकता, इसलिए सेट नहीं होगा।
अगला क्वेश्चन पर देखते हैं क्या कहता है। 11 नंबर क्वेश्चन कहता है टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट प्लेयर्स ऑफ इंडिया। 11 बेस्ट क्रिकेट प्लेयर्स ऑफ इंडिया, भारत के जितने भी 11 जो बेस्ट क्रिकेटर है उसका क्या हो सकता है, कलेक्शन हो सकता है। तो ये भी नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है आप बताइए, आप बताएंगे। ये अभी जो हाल फिलहाल में जितने भी क्रिकेटर हुए आप बताइए, विराट कोहली, ठीक है, जडेजा बोलिएगा, अश्विन बोलिएगा, कोई स्टूडेंट बोलेगा नहीं, सहवाग को बोलेंगे, तेंदुलकर बोलेंगे, गावस्कर बोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर भी ये एक उचित कलेक्शन नहीं है, इसलिए यह भी सेट नहीं होगा। अगला क्वेश्चन में चलते हैं। द कलेक्शन ऑफ ऑल इंटरेस्टिंग बुक्स, देखिए ऑल इंटरेस्टिंग बुक्स लगाकर यहाँ पर फिर कन्फ्यूजन कर रहा है। आपके हिसाब से कोई और इंटरेस्टिंग बुक होगा, मेरे हिसाब से कोई और इंटरेस्टिंग बुक होगा। तो यहाँ पर इंटरेस्टिंग शब्द ही क्या हो गया, अस्पष्ट हो गया कि आप कौन बुक को इंटरेस्ट करते हैं, इसका कोई लिस्ट नहीं है। मेरा बुक कौन है इंटरेस्टिंग, इसका कोई लिस्ट नहीं है, उसको हम कलेक्शन नहीं बना सकते हैं, इसलिए सेट भी नहीं होगा। यह भी सेट क्या होगा, नहीं होगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 में चलते हैं। उसके बाद 2 क्वेश्चन का जवाब आप पर हम छोड़ेंगे। 2 क्वेश्चन आपको बोलना है, 2 क्वेश्चन का जवाब देना है कमेंट बॉक्स में। और एक लास्ट क्वेश्चन हम 13 नंबर बताते हैं। द कलेक्शन ऑफ ऑल शॉर्ट बॉयज़ ऑफ योर क्लास, जितने भी छोटे छोटे बच्चे हैं उनको क्या आप सेट में रखिएगा, सेट बना सकते हैं। तो क्लास में छोटा बच्चा, और आपके दृष्टि से छोटा बच्चा, कितना छोटा बच्चा को आप छोटा बच्चा कहते हैं। यह भी छोटा बच्चा के लिए कोई यहाँ पर कोई क्या पैमाना फिट नहीं है, कोई यहाँ पर मीटर स्केल फिट नहीं है कि आप कितना छोटा को छोटा कहते हैं, इसलिए यह भी आपको अस्पष्ट है। कोई दूसरा व्यक्ति कहेगा कि चलिए ये 3.5 फीट का बच्चा है तो ये छोटा है, कोई कहेगा 4.5 फीट का बच्चा है छोटा है। तो हर व्यक्ति जो है उसी के बगल में अगर कोई बड़ा व्यक्ति खड़ा हो जाता है तो वो छोटा ही नज़र आता है, उसके बगल में अगर कोई छोटा खड़ा हो जाएगा तो उससे भी छोटा हो जाएगा। तो आप छोटा को डिफाइन नहीं कर सकते हैं, कलेक्शन में नहीं बना सकते हैं, इसीलिए क्या होगा, यह भी अस्पष्ट है। तो यह भी क्या होगा, सेट्स नहीं होगा। अब देखिए इतना को हम आशा करते हैं कि यह क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छा तरह से समझ में आ रहा होगा। तो जितने भी 11th के विद्यार्थी हैं, ठीक है, तो उनसे हम यह आशा करते हैं कि यह वीडियो को अधिक से अधिक अपने कलीग को, अपने सहपाठियों को शेयर करें और इस कॉन्सेप्ट को आसानी तरीक़ा से क्लियर करने की बहुत ही पूरी तरह से कोशिश करें, पूरी चेष्टा से इसको कॉन्सेप्ट को क्लियर करें, ठीक है। हम ये 2 क्वेश्चन आप पर छोड़ते हैं, ये 2 क्वेश्चन को आप जवाब दीजिएगा कमेंट बॉक्स में लिखकर कि यह सेट होगा कि नहीं। क्वेश्चन नंबर 14 और क्वेश्चन नंबर 15 लिखकर आप जवाब देने का कष्ट करेंगे कि यह सेट होगा कि नहीं। क्वेश्चन क्या है, द कलेक्शन ऑफ ऑल रिच पर्सन ऑफ कोलकाता, ये सेट होगा या नहीं, ठीक है। और द कलेक्शन ऑफ ऑल इंटरेस्टिंग ड्रामाज रिटेन बाय शेक्सपियर, यह होगा कि नहीं सेट में। और ये कमेंट बॉक्स में आपको आपके जवाब का मुझे इंतज़ार रहेगा। और इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने जितने भी सहपाठी है उसको सेंड करने की कोशिश करें। चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें और शेयर करें, लाइक करें, ठीक है। फिर अगले हम वीडियो में सेट्स से रिलेटेड बहुत ही आसान कंसेप्ट के साथ फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।